Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School, कलाई। तो आज हम 11th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 7th है दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इस चैप्टर में हम परम्यूटेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टोरियल के बारे में और सेकंड जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं काउंटिंग की उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाएँ और प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें फैक्टोरियल का पोर्शन दिया हुआ है। मैं अपनी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ जो भी प्रीवियस वीडियो होती है उसका लिंक देता हूँ। तो अगर आपने एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि अगर आप सेव कर रहे हैं सारी वीडियोज़ को तो बहुत बढ़िया, वरना कई बार ढूंढने में दिक्कत आती है। तो अगर आप मेरी कोई भी प्रेजेंट वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे प्रीवियस वीडियो मिल नहीं रही तो उसके जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने फैक्टोरियल और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़ ली है। अब जो मेन इस चैप्टर का नेम है परम्यूटेशन, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अब मान के चलिए कि 10 पीपल हैं। ठीक है, आपको उनको किसी मतलब एक सोफे पे बैठाना है। तो मान लो सोफे पे सीट है 3। ठीक है, 3 सीटेड सोफ़ा है, 10 पर्सनज हैं। उन 10 में से आपको 3 बंदों को सोफे पे बैठाना है। तो आप क्या करोगे, आप अरेंजमेंट करेंगे उन 3 बंदों का। 10 में से कोई भी 3 लेंगे, 10 में से कोई भी 3 लेंगे और उनको अरेंज करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे भी आप अरेंजमेंट की बात करते हैं वहाँ ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप चीज़ों को अरेंज करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है। उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन 10 में से 3 को मैं कितने तरीक़ों से ले सकता हूँ, कितने तरीक़ों से बैठा सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम परम्यूटेशन की। कितने परम्यूटेशन बनेंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए हमारे पास लेट वी हैव 3 नंबर्स A, B एंड C। मेरे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं A, B एंड C। हमें क्या करना है, इन 3 नंबर में से 2 नंबर को अरेंज करना है, मतलब 2 नंबर को लेना है। वी हैव टू अरेंज 2 आउट ऑफ 3 नंबर। मान के चलिए हमारे पास 3 आदमी हैं A, B, C और आपको किसी सोफे पे बैठाना है उनको, और 2 सीटेड सोफ़ा है। तो आपको 2 लेने हैं उन तीनों में से। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आप हो सकता है कि पहले A को बैठा दिया फिर B को बैठा दिया। ठीक है, आपने A, B को सिलेक्ट किया है। ठीक है, या फिर हो सकता है आप क्या कर लें, A को C के साथ बैठा दे। एक ही पहले पे A बैठा दिया, दूसरे पे उसके साथ क्या बैठा दिया, C। ठीक है, फिर हो सकता है आप B को बैठा दें फिर C को बैठा दें। ठीक है, अब देखिए परम्यूटेशन में मैंने अरेंजमेंट बोला था, अरेंज करना है। जब भी आप चीज़ों को अरेंज करते हैं ना तो ध्यान रखें ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर A B है, A B का मतलब पहले A बैठा, उसके अगर A ऐसे बैठा है जैसे कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में B है, तो A के आप इधर देख सकते हैं B है। तो हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए, B यहाँ पर हो जाए, A यहाँ पर हो जाए, ऐसे भी हो सकता है।
ठीक है, ए सी है तो हो सकता है सी ए हो जाए, ठीक है, बी सी है हो सकता है क्या हो जाए, सी बी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 परम्यूटेशंस बन गए। मतलब 6 अरेंजमेंट बन गए, 3 में से 2 को अरेंज करने के, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन इज द, हम लिख सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, सारी एक साथ ले ली जाए। ये तो हमने 2 ली है, हो सकता है वो ये कहते हैं कि तीनों को बैठाना है, तो 3 को बैठाने उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ए बी सी बैठे, फिर ए सी बी बैठ जाए, ए हो सकता है बीच में चला जाए या सी आगे आ जाए, उसके भी बनेंगे। तो परम्यूटेशन होता है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, टेकन आइदर या तो ऑल टुगेदर और टेकन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब जैसे कि 3 थी तो या तो 3 के 3 लेने हैं हमें, या 3 में से 2 लेने हैं। तो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मान के चलिए आपके पास टोटल, लेट वी हैव 4 एलिमेंट्स विज ए बी सी डी। आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से 2 को लेना है। आपको क्या करना है, इनमें से 2 को लेना है। टेकन ओनली 2 एट अ टाइम। 4 में से कितनों को लेना है, 2 को लेना है। तो वो 2 क्या हो सकते हैं, हो सकता है मैं ए के साथ बी को ले लूँ, ए के साथ बी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट की बात आती है तो बी और ए भी हो सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट में आप, मैंने जैसे कि पहले बताया, ऑर्डर भी काउंट करते हैं कि कौन पहले है कौन बाद में। ए बी और बी ए हो गया, फिर हो सकता है ए के साथ सी आए और फिर सी के साथ ए आ जाए, ठीक है। फिर हो सकता है ए के साथ डी आ जाए और डी के साथ क्या आ जाए, ए आ जाए। ए क्या हो गया, बी के साथ आ गया, सी के साथ आ गया, डी के साथ आ गया। तो टोटल ये 6 केस हो चुके हैं हमारे ए के लिए। अब हो सकता है इन सब में देखो ए है, अब हो सकता है ए ना हो, बी हो। बी अब ए के साथ तो हो चुका है ऑलरेडी, अब बी सी के साथ हो सकता है, फिर सी बी के साथ हो सकता है, या बी डी के साथ हो सकता है, या डी किसके साथ हो सकता है, बी के साथ हो सकता है। तो बी के केस भी हो गए हमारे। अब जो सी है, अब अकेला सी है, अब देखिए सी ए के साथ तो हो चुका है, सी का बी के साथ भी हो चुका है अरेंजमेंट, सी का डी के साथ नहीं हुआ, तो हो सकता है सी का डी के साथ अरेंजमेंट हो जाए, फिर डी का बी किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। बाकी सब हो चुके हैं। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 परम्यूटेशन बन गए। कितने परम्यूटेशन बन के, 12 परम्यूटेशन बन गए, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी यहाँ तो चलो ठीक है 4 एलिमेंट्स थे, हमने 2 को लिख लिया, तो 2 करके मैं लिख सकता हूँ। अब मान के चलिए वो 4 की जगह ये बोल दे जी 100 है, ठीक है। मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं,
और हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है। तो 100 में से अगर आप 3-3 का एक मान लो ग्रुप बना रहे हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट देम सेपरेटली, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 ले लिया या 2 3 1 ले लिया 3 2 1 ले लिया, तो 100 का तो पॉसिबल ही नहीं है इतना लिखना, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि पूछो मत। तो इसका मतलब कि क्यों ना हम कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव करें, कोई ऐसा फॉर्मूला लिखें जिसमें आप टोटल कितने एलिमेंट हैं और कितनों को अरेंज करना है उसका एक लिंक बन जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम उस फॉर्मूले की तरफ कि परम्यूटेशन में आप कौन सा एक फॉर्मूला बनाएं जिससे आपको ये क्वेश्चंस करने थोड़े इजी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। देखिए, लेट वी हैव n नंबर ऑफ थिंग्स। मान लीजिए हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, n चीज़ें हैं। वो n स्टूडेंट्स हो सकते हैं, n पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। n नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिनमें से हमें अरेंज किसको करना है, r को करना है। ठीक है, थिंग्स इन विच we have to arrange r number of things। ठीक है, n चीजें थी, हमें किसको अरेंज करना है, r को अरेंज करना है। और तो एक चीज ध्यान रखें, जो r होगा वो 1 से तो चलो बड़ा होगा, n से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, n से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, 100 स्टूडेंट्स थे, 100 में से आप 105 को थोड़ी अरेंज करेंगे। मैक्सिमम आप 100 में से कह सकते हैं कि 100 के 100 को अरेंज करना है। ठीक है, मतलब n अगर नंबर ऑफ थिंग्स हैं विच आर टू बी अरेंज्ड, ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, हम ज़्यादा ज़्यादा n ले सकते हैं, या कहेंगे कि 2 को अरेंज करना है, 3 को करना है, n से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए हमने मान लीजिए कि r नंबर हैं जो उनको अरेंज करना है, तो जो r होगा वो 1 से लेके कहाँ तक पहुँचेगा, n तक होगा। ठीक है, तो इसमें लिखते कैसे हैं, इसमें हम लिखते हैं कि ये लिखेंगे परम्यूटेशन ऑफ n, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर लिखते हैं NPR, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है परम्यूटेशन ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ r नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स में से। तो NPR मतलब n में से अरेंज करना है किनको, r को अरेंज करना है। ठीक है, n में से किसको अरेंज करना है, r को अरेंज करना है। r थिंग्स है उनको अरेंज करना है किसमें से, n में से। तो अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वो जरा इससे देखते हैं अप्लाई करके। हमारे पास n था 4 नंबर थे। ठीक है, उनमें से हमने अरेंज कितने को किया था, मतलब कितने नंबर लिए थे, 2 लिए थे। तो r क्या है, 2। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर थे A B C D, हमने उनमें से 2 को अरेंज करना था, मतलब कोई भी 2 लेने थे। तो हमने किए थे 12 केस बने थे, इससे प्रीवियस उस वो है क्वेश्चन, वो टॉपिक किया था हमने, उसमें था। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये हो जाएगा 4p2, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 4 फैक्टोरियल तो अपॉन में हो गया 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये वो फॉर्मूला है, अगर आपको 100p5 दे दिया जाए कि 100 में से 5 को अरेंज करना है, तो यहाँ 100 रख दीजिए या 5 रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए आंसर। आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो ये था कि ये जो फॉर्मूला है हमारा NPR, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं भी आया तो आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 11th क्लास में 10th क्लास तक अलग पैटर्न होता था। एक्चुअली जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये चीज़ तो छोटे बच्चों से, जो मेनली आप 6-7 से स्टार्ट हो जानी चाहिए माइंड में आनी, लेकिन नहीं आती, लेकिन 11th में तो आ जानी चाहिए। क्या? वो ये कि n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल फॉर्मूला आ गया NPR का। एक मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो अगर आपने अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट उतार लिया, स्टूडेंट लाइफ में मैं बोलूँगा, ठीक है, एटलीस्ट 11th और 12th में तो बेटा कामयाब हो जाओगे, वरना तो देखो ऐसा है, रटने वाली बात है। और वो वर्ड है वाई। क्यों? कोई भी फॉर्मूला आ गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वाई क्यों आया? रटना नहीं है हमें कि सर ने बोल दिया NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। क्यों आए फैक्टोरियल? क्यों n फैक्टोरियल आया? क्यों r इसमें से माइनस हुआ? हम भूल गए तो फॉर्मूले कितने याद रखोगे? आगे ट्रिग्नोमेट्री आनी है, कितने फॉर्मूले याद रखोगे? तो फॉर्मूले याद करने की बजाय उनका तरीका देखिए कि वो क्यों आया। अगर आपको पता चल गया ना ये चीज़ क्यों आई है, तो आप उसको खुद भी डिराइव कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद रखने की बात नहीं है, आपका बेसिक कंसेप्ट वो इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, रियलिटी में है चीज़ें। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री सबको पता होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रूव करके दिखाओ तो 50% डाउन हो जाएंगे। यार 180 होता तो प्रूव कैसे करें? ये भी थ्योरम होती है, छोटी क्लासों में करवाई होंगी आप। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है, थ्योरम्स वगैरह को हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट याद रखते हैं, बस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, बस काम खत्म। लेकिन उसका प्रूफ वो आया कैसे वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब 11th क्लास से आपको ये चीज़ जो आदत है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम पहले तो ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा NPR, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास n चीज़ें हैं और आपको अरेंज करनी है r चीज़ें। कितनी अरेंज करनी है? r चीज़ें हैं। तो टोटल है हमारे पास n थिंग्स, वी हैव टू अरेंज r थिंग्स। कितनी चीज़ों को अरेंज करना है? r थिंग्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल n थिंग है, इसका मतलब हमारे पास n स्पेस है। टोटल कितने स्पेस हैं? n स्पेस है। हमें उन n स्पेस में r जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ को अरेंज करूँगा तो मेरे पास कितने तरीके हैं? n है ऑब्वियसली। अगर मेरे को पहली चीज़ को अरेंज करना है, r चीज़ें हैं, ठीक है। तो r चीज़ें तो है नहीं कि मैं एक साथ अरेंज करूँगा, मैं पहले एक को करूँगा फिर दूसरी को करूँगा फिर तीसरा करूँगा, ऐसे मेरे को r तक पहुँचाना है। तो जो पहली चीज़ है, पहली थिंग है जिसको मैं अरेंज करूँगा, कितने तरीके हो गए उसके? n हो गए, ठीक है। अब जब एक अरेंज हो चुकी है तो मेरे को अब दूसरी अरेंज करनी है। तो दूसरी के कितने तरीके बचे? n-1, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। तो ये तो हो गई पहली थिंग, ये हो गई सेकंड थिंग। समझ में आई? भाई मेरे को पहली थिंग है, ठीक है, एक चीज़ आई मान लो मेरे पास, मैंने देखा कि यार कितने तरीकों से अरेंज करूँ, मैंने देखा टोटल मेरे पास n तरीके थे। मान के चलिए आपके पास टोटल n बॉक्सेज हैं, आपको r टॉफियाँ हैं उनको अरेंज करना है n बॉक्स में। तो आप पहली टॉफी लेके आओगे, देखोगे कितने बॉक्स है मेरे पास खाली, तो n बॉक्स हैं खाली, तो आप n में से कहीं भी रख सकते हो। तो आपने n तरीके लिख दिए, ठीक है, एक हो चुकी है। अब एक के बाद अब आप ये देखिए जो दूसरी टॉफी है उस दूसरी टॉफी को मैं कहाँ रख सकता हूँ? एक तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो कितने बचे? n-1 बचे। फिर जो तीसरी है उसके लिए कितने हो जाएंगे? n-2 बचे। फिर चौथी के लिए कितने हो जाएंगे? n-3। ऐसे करते 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 टोटल कितनी थिंग है? r थिंग है। तो r के लिए क्या लिखूँ मैं? n-, देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ -1 किया मैंने, 3 था तो 2 किया माइनस, 4 था तो 3 माइनस किया।
मतलब कि जो भी यहाँ पे है उसमें से एक कम करके मेरे को माइनस करना है। तो यहाँ पे r है तो मेरे को माइनस करना है r-1। इस चीज समझ में? तो ये बन गया आपका जो NPR का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या बन गया? NPR का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वही है ये फॉर्मूला, वही जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो फैक्टोरियल वगैरह है नहीं है, बना लेते हैं। कैसे? देखिए, ये है n-1 n-2, ऐसे चलते चलते ये n-r-1 यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखिए, अब हमें इसकी क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर से और उसी से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई किससे करनी है? मल्टीप्लाई हमें करनी है इसकी 1 × 2 × 3 अप टू n-r। कहीं पे n-r आएगा, क्या आएगा? n-r आएगा। और उसके बाद आएगी n-r+। ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा। देखिए, आपके पास यहाँ n-r-1 ये टर्म आ गई। ये एक्चुअली है क्या? ये ऐसे है, n-r +1 है। n-r क्या है? एक्चुअली r+1 है। तो मैं इससे एक पहले वाली टर्म लिख सकता हूँ। इससे अगर मैं एक पहले की लिखूँ तो इसमें से मैं एक माइनस करूँगा, मैंने माइनस कर दिया, n-r ही तो बचा। तो इससे पहले वाली टर्म एक्चुअली मैंने लिखी है ये n-r। ठीक है, और इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो मैं -1 करूंगा तो n- कॉमन आ जाएगा, r+1, वो ये टर्म बन गई। तो अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लिखूं, ठीक है, तो पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो सेम 1 2 3 यहाँ पर n-r और फिर n-r+1 ये बन गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखूं तो देखिए, सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले आया ये लास्ट वाली टर्म n-r-1। ठीक है, ठीक। अब इसमें से क्या होगा? मेरे को क्या करना है? एक कम करना है। तो इसमें से मैंने, जैसे ये चीज़ थी जो n-r-1, ये एक्चुअली क्या थी? n-r+1 थी, जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें से आपने एक कम करना है, तो एक अगर मैं कम करता हूँ तो यहाँ पर क्या आया? n-r आ जाएगा, n-r आया। एक और कम करूँगा, एक और चलिए कम कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-r+1। एक और कम कर दिया, n-r+1, ये कम हो गया एक। ठीक है, एक कम करते करते आगे करता रहूँगा तो फिर क्या है? यहाँ पे n आया, एक और कम कर दो, n-2, फिर ऐसे करते तो आगे आगे चल के लास्ट में 3 × 2 × 1 ऐसे बना है। पूरा कंप्लीट ऐसे बन गया। ठीक है, और नीचे क्या बना है? 1 से लेके ये 1 2 3 और फिर आगे चलते चलते n-r। एक्चुअली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फिर आगे n-r। ठीक है, समझ में आ गई चीज? अब ये जो एक्चुअली मैंने ये ऐसे लिखा है ना, ये कहाँ तक जा रही है? ध्यान दें, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो चलते 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 ये यहाँ तक नहीं जा रहा, ये कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। ये एक्चुअली जो 1 2 3 है उसके बाद ये टर्म जाएंगे, उसके बाद लास्ट में n-2 n-1, फिर लास्ट में जाके क्या आएगा? n आएगा। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, उसके बाद इनके बजाय ये चीज़ें हैं ये पहले आएंगी। वो तो फ्लो बना हुआ था, मैंने इसलिए उसके अकॉर्डिंग लिखा था। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? n है, क्योंकि n-1 थोड़ी बड़ी हो सकती है n से,
और यहाँ पे देखिए n में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, यहाँ पे भी माइनस हो रही है, यहाँ पे भी माइनस हो रही है। इसका मतलब ये तो छोटी n से बड़ी संख्या क्या है, n है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली है जो 1 2 3 ये n तक जा रही है, और नीचे 1 2 3 ये देखिए ये n माइनस ये ऐसे है n माइनस r माइनस 1 n माइनस, तो 1 से लेके n तक क्या बन गया n फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बन गया जी फॉर्मूला हमारा। जो हमारा फॉर्मूला था NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये था, ये फॉर्मूला कैसे आया पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।